Hello students, welcome to our channel. So today we are discussing about the wound healing. Okay, wound healing क्या है, उसके phases कौन से होते हैं, उसकी complications क्या है, क्या उसका definition है, क्या उसकी जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको इंफॉर्मेशन इसमें से कुछ भी मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी नए वीडियोस आते हैं तो और अगर नए वीडियो आपको कौन से चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। ओके, सो क्या है वुंड हीलिंग, क्या है वुंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है वुंड की? तो वुंड इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। ओके, जो भी हमारी रेगुलर नॉर्मल स्किन है वो क्या होता है, उसमें एक ब्रेकडाउन होता है, उसे हम बोलते हैं वुंड। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन, sorry, continuity of skin, mucous membrane or underlying tissues caused by injury, surgery or any kind of disease. Okay, जो हमारी नॉर्मल रेगुलर जो स्किन है उसमें किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम बोलते हैं वुंड। ओके, वो किसी भी कोज की वजह से, जैसे कि इंजरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है और डिसीज की वजह से भी ब्रेक डाउन जो है वो हो सकता है। कि कंटिन्यूटी, जो एक स्किन की कंटिन्यूटी होती है, स्किन के जो जितने भी लेयर्स है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंडरलाइंग टिश्यूज है, जो भी लेयर्स है उसमें एक ब्रेक डाउन होता है जिसको हम बोलते हैं वुंड। ओके, एंड वुंड हीलिंग क्या है कि वुंड हीलिंग इज द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज through series of biological events that restore tissue integrity and functions. Okay, वुंड हीलिंग क्या होता है कि वुंड हीलिंग जो है वो एक बायोलॉजिकल, एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिसमें हमारे बॉडी के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, कि वो फैक्टर्स के थ्रू हमारी जो वुंड होता है वो हील होता है, कि जिसमें 13 फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं, कि ये 13 फैक्टर्स जो है वो सारे मिलके जो हमारा वुंड हुआ है, इंजरी हुई है, उसे हीलिंग करने में हेल्पफुल करते हैं। ओके, कि रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज थ्रू अ सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स। ओके, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ओके, एक बायोलॉजिकल एक सीरीज के थ्रू होता है, कोई भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है वो एक सीरीज के थ्रू होती है, कि जिसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो जो भी फैक्टर्स है वो आके अपना काम करके जो भी हीलिंग की प्रोसेस है उसे इंक्रीज करते हैं। ओके, उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि रिस्टोर डैमेज टिश्यूज, प्रिवेंट इन्फेक्शंस, कंट्रोल ब्लड लॉस, मेंटेन्स बॉडी फंक्शन एंड रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस। कि अगर छोटी मोटी कोई भी इंजरी है तो वो बहुत इजीली वो रिपेयर हो जाती है, वुंड हीलिंग जो है वो बहुत इजीली हो जाता है, कि जिसकी वजह से जो आगे की मेजर कॉम्प्लिकेशंस है वो डिक्रीज हो जाती है, कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारा जो बॉडी फंक्शनिंग है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर वुंड हीलिंग होता है, कि जो भी स्टेप्स है, जितने भी फेजेस है, वो सारे फेजेस के थ्रू अगर वुंड हीलिंग होता है, अगर कोई मेजर इंजरी या तो मेजर वुंड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर हीलिंग होगा अगर वुंड का, तो जो भी डैमेज टिश्यूज है उसको हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड जो ब्लीडिंग है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। ओके, स्किन का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहला जो हमें बाहर दिखाई देता है वो लेयर का नाम है एपिडर्मिस। ओके, उसके नीचे जो लेयर आता है वो होता है डर्मिस।
एंड उसके नीचे जो लेयर है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं एंड लास्ट में होता है मसल सेल्स। ओके, तो ये जो है बाहर अगर जो भी हेयर फॉलिकल्स हमें हमारी स्किन के ऊपर दिखते हैं वो ये है हेयर। ओके, तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की जो हमारी टोटल पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, देन उसके नीचे आता है डर्मिस की कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व ग्लैंड्स, कोलेजन एंड हेयर फॉलिकल्स। ओके, जो उसके नीचे का जो लेयर है, जो ये डर्मिस लेयर है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा कि ब्लड वेसल्स होगी, नर्व ग्लैंड्स होगी, कोलाजन होगा एंड हेयर फॉलिकल्स जो है वो वहां से प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके नीचे का जो लेयर है जिसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ओके, ये फैट लेयर है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड कुशिंग कुशनिंग। ओके, मतलब क्या है कि इंसुलेशन एंड कुशनिंग मतलब कि जो हमारी बाहर की जो बॉडी है उसमें जो हमारी इंटरनल बॉडी की जो हीट है उसे वहीं पे स्टोर करके रखता है। ओके, एंड कुशनिंग मतलब कि एक सॉफ्टनेस देता है, हमारी बॉडी को एक सॉफ्टनेस देता है एंड जो हमारे इंटरनल बॉडी की जो हीट है उसे वहां पे ही रखता है कि उसे बाहर नहीं जाने देता, कि इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज फंक्शन की स्किन के फंक्शंस क्या है, तो प्रोटेक्शन, देन टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, विटामिन डी सिंथेसिस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये सारे उसके फंक्शंस है कि जो हमारी बॉडी का आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे इजीली एंट्री नहीं होने देता है हमारी बॉडी में, तो एक प्रोटेक्शन का काम है। देन जो हमने देखा कि फैट लेयर है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी मेंटेन होता है। देन हमारी बॉडी में सेंसेशन है उसका काम भी स्किन का लेयर ही होता है। विटामिन डी सिंथेसिस जो है वो भी हमारे स्किन में से ही होता है। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, उसके अगेंस्ट में वो डिफेंस करके उसको वहीं पे ही रोक देता है। ओके, एक डिफेंस सिस्टम का भी काम करते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कोज, कि कोज के हिसाब से जो वुंड्स है उसकी सर्जिकल, ट्रॉमेटिक, प्रेशर अल्सर एंड बर्न्स, ये चार तरीके के टाइप जो क्लासिफिकेशंस है वो होते हैं। कि सर्जिकली मतलब कि कोई भी सर्जरी होती है, अगर पेशेंट की बॉडी में एक सर्जिकल इंसिजन के थ्रू अगर कोई भी प्रोसेस होती है तो वो भी एक सर्जिकल वुंड ही होता है। देन ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब कि एक्सीडेंटल या तो किसी भी तरीके से एक्सीडेंट के थ्रू अगर कोई भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड होता है, उसे ट्रॉमेटिक बोल सकते हैं। ट्रॉमेटिक वुंड जो है वो अराइज हो सकता है। प्रेशर अल्सर मतलब कि पेशेंट बहुत टाइम से अगर बेड रिडन है तो उसकी बैक में प्रेशर अल्सर्स है वो क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं। कि जो बैक होती है, पेशेंट अगर बहुत टाइम से बेड रिडन होगा तो उसकी बैक में ब्लड सर्कुलेशंस है वो डिक्रीज होता है और इसकी वजह से प्रेशर अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड बर्न्स, ओके, बर्न्स की वजह से भी वुंड जो है वो अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन के हिसाब से भी जो वुंड है वो होते हैं, जैसे कि एक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड मतलब कि विद इन अ वीक जो वुंड है वो अगर हील हो जाता है, हीलिंग उसका हो जाता है तो उसे एक्यूट वुंड बोलते हैं। एंड मोर देन 6 वीक का अगर टाइम लगता है वुंड को हील होने में तो उसे क्रॉनिक वुंड बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कंटामिनेशन। ओके, कंटामिनेशन के हिसाब से भी जो वुंड है उसके टाइप्स है। तो पहला है क्लीन। ओके, जो वुंड तो प्रेजेंट होगा ही लेकिन क्लीन वुंड होगा, जैसे कि उसमें क्या होगा कि उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के चांसेस है वो
नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लीन कंटामिनेटेड, मतलब कि लो टू मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, की जो वुंड है वो तो होगा लेकिन जो इन्फेक्शन स्प्रेडेशन होने के चांसेस है वो लो टू मॉडरेट। ओके, लो टू मॉडरेट रिस्क होगा इन्फेक्शन स्प्रेडेशन का। ओके, उसे बोलते हैं क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। देन कंटामिनेटेड वुंड, तो प्रेजेंस ऑफ एक्यूट नॉन पुरुलेंट इन्फ्लामेशन। ओके, कि जो वुंड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूट होगा, उसमें पुरुलेंट इन्फ्लामेशन जो है वो पुरुलेंट नहीं होगा, पस फॉर्मेशन है वो उसमें नहीं होगा लेकिन इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होंगे। ओके, एंड डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड, मतलब कि हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, जो ऐसा कोई भी वुंड होता है कि जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं इन्फेक्शन स्प्रेडेशन होने के चांसेस है वो हाई होते हैं, कि हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेग्रिटी। ओके, स्किन इंटेग्रिटी के हिसाब से भी वुंड के टाइप्स जो है वो होते हैं। देन उसमें होगा फर्स्ट इज ओपन वुंड एंड सेकेंड इज क्लोज वुंड। ओके, तो ओपन वुंड में क्या होगा कि स्किन ब्रेक डाउन अगर स्किन होती है तो उसको बोलते हैं ओपन वुंड। एंड जैसे कि स्किन ब्रेक डाउन नहीं होती है लेकिन अंदर की जो भी टिश्यूज और वेसल्स होती है उसमें किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो उसे बोलते हैं क्लोज वुंड, जैसे कि हिमेटोमा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। ओके, तो उसके जनरली थ्री टाइप्स है। पहला है प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन एंड टर्शरी इंटेंशन। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या होगा कि क्लीन सर्जिकल इंसिजन। ओके, जो वुंड हीलिंग के जो टाइप्स है उसमें पहला इंटेंशन, प्राइमरी इंटेंशन में क्या होगा कि जो सर्जिकल इंसिजन है वो क्लीन होगा, उसकी एजिस है वो अप्रोक्सीमेट विद स्टूचर और स्टेपलर्स। ओके, मतलब क्या है कि जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो प्राइमरी इंटेंशन में क्या होगा कि पहले हमें उसे जो क्लीनिंग है वो होगा। देन अप्रोक्सीमेटेड विथ स्यूचर और स्टेपलर्स एजिस। ओके, जो वुंड की एजिस है वो स्यूचर के थ्रू हमें एक सीन हो सकती है। ओके, देन मिनिमल स्कार प्रेजेंट होगा एंड फास्ट हीलिंग की प्रोसेस है वो प्राइमरी इंटेंशन में होती है। देन सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होगा कि टिश्यूज लॉस प्रेजेंट। ओके, तो जो टिश्यूज है उसका जो भी ब्रेक डाउन हुआ है उसकी वजह से टिश्यूज का लॉस है वो प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड हील्स बाय ग्रेन्युलेशन, कि जो स्मॉल जो भी हीलिंग की प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके होना स्टार्ट होती है। ओके, हील्स बाय ग्रेन्युलेशन, ग्रेन्युलेशन का मतलब होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक बिग पार्टिकल्स है वो क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेन्युलेशन। ओके, एंड देन लार्जर स्कार एंड हीलिंग टाइम। ओके, देन जो ग्रेन्युलेशन की प्रोसेस हुई है उसकी वजह से जो स्कार है वो लार्ज हमें दिखाई देगा एंड हीलिंग टाइम वो है वो इंक्रीज होता है। देन टर्शरी इंटेंशन में क्या होगा कि डिलेड क्लोजर आफ्टर इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल अगर होता है तो ही जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो इंक्रीज होती है। ओके, वरना क्या होगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल अगर नहीं होता है तो जो हीलिंग की प्रोसेस है, जो क्लोजर की प्रोसेस है वो डिलेड हो सकती है। एंड कंबाइंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीलिंग। ओके, ये दोनों के हिसाब से जो हीलिंग की प्रोसेस है वो अराइज होती है। देन नेक्स्ट इज phases ऑफ वुंड हीलिंग। कितने phases, जनरली 4 phases है वो होते हैं वुंड हीलिंग के। फर्स्ट इज hemostasis, then inflammatory phase, then proliferative phase, and remodeling or maturation phase. Okay, this phase overlap and work together for complete healing. Okay, ये जो आपको प्रोसेस दिख रही है इसी हिसाब से पूरी की पूरी जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन होती है और ये 4 फेजेस के थ्रू ही
एक सीरीज के थ्रू ही, ये 4 सीरीज के थ्रू ही पूरी की पूरी जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। ओके, उसमें फर्स्ट इज हीमोस्टेसिस फेज। ओके, हीमोस्टेसिस फेज में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ड्यूरेशन क्या होती है कि इमीडिएटली आफ्टर इंजरी टू अ फ्यू आवर्स। ओके, जो जब भी इंजरी होती है उसके फ्यू आवर्स तक कौन सा स्टेज होता है, हीमोस्टेसिस का फेज जो है वो होता है। कि उसमें कौन कौन सी इवेंट्स इंक्लूड होती है, तो फर्स्ट इज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, सबसे पहले जो इंजरी हुई है वहां से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो जो ब्लड वेसल्स है वो नेरो होना स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट इवेंट क्या होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, उसका मतलब क्या है कि स्टिक टू ईच अदर टू अ फॉर्म अ क्लॉट। ओके, प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब है कि जो प्लेटलेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे और एक क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज क्लॉट फॉर्मेशन कि ये जो प्लेटलेट ने एक बड़ा सा पार्टिकल बनाया है कि जिसे हम बोलेंगे क्लॉट फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज फाइब्रिन मेश डेवलप्स। ओके, फाइब्रिन मेश डेवलप्स मतलब कि क्या होगा कि फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे प्लेटलेट तक पहुंच गए हैं और वन बाय वन वो जो स्टेप के हिसाब से जो 13 फैक्टर्स है वो वहां पे मिलके पूरा का पूरा एक फाइनल स्टेज क्रिएट करेंगे ब्लड क्लॉटिंग का, कि जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन क्रिएट होगा और जो ब्लीडिंग है उसे स्टॉप करेगा। ओके, देन उसके आउटकम में क्या मिलेगा, हीमोस्टेसिस के आउटकम में हमें मिलेगा टेम्पररी सील ऑफ वुंड, कि हमारी जो बॉडी है उसकी नेचुरली जो भी फैक्टर्स है उसी ने हमारी बॉडी की ब्लीडिंग है उसे स्टॉप कर दिया। ओके, कि उसको जो वुंड है जहाँ पे बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो वुंड को ही वहां पे स्टॉप कर दिया, जो ब्लीडिंग है उसे वहां पे स्टॉप कर दिया है और सील कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी फेज। ये फेज में क्या होगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, सबसे पहले 1 to 5 days। ओके, ये पहले जो अगर बहुत ज्यादा वुंड अगर पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है तो क्या होगा कि सबसे पहले फ्यू आवर्स तक हीमियोस्टेसिस का जो फेज है वो क्रिएट होगा, कि जिसमें क्या होगा जो ब्लीडिंग है वो हमारी नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से ही जो स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद का जो फेज है उसे हम बोलेंगे इन्फ्लामेटरी फेज। ये फेज की ड्यूरेशन होती है 1 to 5 days। ओके, 1 से 5 दिनों तक, जब से इंजरी हुई है, जब से वुंड क्रिएट हुआ है तब से लेके 5 दिनों तक इन्फ्लामेटरी फेज जो है वो होता है। तो उसमें कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे, तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स जो सेल्स है हमारी बॉडी के वो सारे सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और जो भी हीलिंग की प्रोसेस है उसे इंक्रीज करेंगे। देन उसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा कि रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगा, हीट प्रोडक्शन होगा, पेन होगा और लॉस ऑफ फंक्शन, कि जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ का फंक्शन है वो लॉस हो सकता है। ओके, वो टेम्पररी बेस पे होता है। देन ये जो इन्फ्लामेटरी फेज है उसका फंक्शन क्या है, तो रिमूव बैक्टीरिया, रिमूव डेड टिश्यू एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये जो फंक्शंस है वो इसके मेजर फंक्शंस हम बोल सकते हैं, कि जो बैक्टीरिया है उसे रिमूव करते हैं, जो डेड टिश्यूज है उसे रिमूव करती है और न्यू टिश्यूज जो है उसका ग्रोथ जो है उसे इंक्रीज करेंगे एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज। तो उसका प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 4 to 21 days का जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। उसके मेजर इवेंट्स क्या होगी, तो कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, मतलब फाइब्रोब्लास्ट के जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होंगे एंड उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इजीली और इंक्रीज होगा। ओके,
नेक्स्ट इज कोलाजन सिंथेसिस। ओके, जो कोलाजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उसका सिंथेसिस होगा, वो बिल्ड होगा एंड उसका सिक्रीशन होगा, जिसके थ्रू जो हीलिंग की प्रोसेस है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पहले बताया कि ग्रेन्युलेशन की प्रोसेस जो होगी वो, जिसमें क्या होगा कि जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है, कि छोटे छोटे जो ब्लड क्लॉट्स है वो मिलके जो पूरा का पूरा वुंड है उसे कवर करके, उसे क्लॉट फॉर्मेशन क्रिएट करके जो बिग पार्टिकल में उसे कन्वर्ट करेगा एंड जो जैसे जैसे वो क्लॉट है उसे रिमूव करके फिर वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन है वो होगा। ओके, देन एंजियोजेनेसिस में क्या होगा कि न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म। ओके, एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस ग्रेन्युलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन के बाद होगी एंजियोजेनेसिस। ओके, उसका मतलब होता है कि न्यू ब्लड वेसल्स है उसे क्रिएट करना, उसको इंक्रीज करना, कि उसका सिंथेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स जो है उसका सिंथेसिस करना। ओके, देन एपिथेलियलाइजेशन। ओके, एपिथेलियलाइजेशन में क्या होगा कि कवर वुंड टू रिस्टोर द स्किन बैरियर, जो एपिथेलियल सेल्स है उसके थ्रू जो वुंड है उसे कवर करेंगे और जो स्किन का बैरियर है उसे रिस्टोर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज वुंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, वुंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में जो भी वुंड है वो हील होता है तो नेचुरल क्लोजिंग होता है। ओके, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा वुंड जो है वो कवर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होके उसका नेचुरल क्लोजिंग है वो क्रिएट होता है। इसके आउटकम में हमें देखने को मिलेगा न्यू टिश्यूज डेवलप्स। ओके, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे नए टिश्यूज, नए सेल्स है उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट फेज इज रीमॉडलिंग और मैच्योरेशन फेज। ओके, ये फेज की ड्यूरेशन होगी 3 वीक से लेके 1 ईयर तक की। ओके, बहुत अगर मेजर इंजरी हुई है तो ये टाइमिंग जो है वो लग सकता है टिश्यू और सेल्स को रिपेयर होने में। तो उसकी इवेंट्स में हमें देखने को मिलेगा कोलाजन रीमॉडलिंग, स्कार फॉर्मेशन, इंक्रीज टेंसिल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस वास्कुलरिटी। ओके, जो कोलाजन हमारी बॉडी में है उसका रीमॉडलिंग होगा, उसका रिक्रिएशन होगा, रिफॉर्मेशन होगा, देन स्कार फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे वुंड हील होता है तो लास्ट स्टेज में हमें एक स्कार के रूप में हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा वुंड। ओके, एंड इंक्रीज टेंसिल स्ट्रेंथ, की जैसे जैसे हमारी बॉडी में जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस इंक्रीज होती है तो जैसे वैसे वैसे जो टिश्यूज नए बने हैं, जो नए रीडेवलप हुए हैं, उनकी जो भी पहले जैसी वास्कुलरिटी और उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो हमें देखने को मिलती है। ओके, एंड रिड्यूस वास्कुलरिटी। देन उसके आउटकम में हमें देखने को मिलता है कि स्कार बिकम स्ट्रोंगर एंड पेलर। ओके, जो स्कार फॉर्मेशन हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग होगा और वो पेलर कलर में हमें देखने को मिलेगा, कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा वुंड जो है वो क्लोज हो गया है और ऊपर से हमें सिर्फ और सिर्फ वो स्कार ही दिखेगा। ओके, तो ये थे हमारे 4 फेजेस। ओके, तो ये 4 फेजेस थे। पहला था हिमोस्टेसिस, देन इंफ्लामेटरी, देन प्रोलिफरेटिव एंड रीमॉडलिंग फेज। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब कि जहाँ पे वुंड हीलिंग की प्रोसेस हुई है वहाँ पे ये सारे जो सेल्स है, PDGF, VEGF, TGF बीटा, EGF एंड FGF, ये सारे सेल्स है, वो सारे सेल्स पूरे के पूरे वुंड हीलिंग की प्रोसेस में एक अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, कि जिसके थ्रू जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजीली और इंक्रीज होके रिपेयरिंग हो जाती है। ओके, तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा,
देन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स जो है वो वुंड हीलिंग की प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं, और ये सारे की वजह से जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो हो जाती है। ओके, तो उसके फंक्शंस क्या होंगे? तो सेल माइग्रेशन, एंजियोजेनेसिस, कोलाजन प्रोडक्शन एंड टिश्यू रीजनरेशन। ओके, ये सारे जो भी फंक्शंस है कि जिसके थ्रू पूरी की पूरी वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली हो जाती है, और जो हमारी स्किन के टेक्सचर और उसके बैरियर के हिसाब से जो भी हीलिंग की प्रोसेस है वो होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग की प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं? तो पहला है लोकल फैक्टर, कि जिसमें इन्फेक्शन, देन पुअर ब्लड सप्लाई, फॉरेन बॉडीज, प्रेशर एंड एडिमा। ओके, ये सारे फैक्टर्स जो है वो लोकल फैक्टर्स है, कि कोई भी वुंड अगर होता है तो उसमें ये फैक्टर्स जो है वो अराइज होते ही है। ओके, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो स्लो में होती है। ओके, देन सिस्टेमिक फैक्टर्स में क्या होगा कि जो एज, न्यूट्रिशन, डायबिटीज, इन्फेक्शन, ऑक्सीजनेशन, स्मोकिंग एंड स्टेरॉइड्स। ओके, ये सारे सिस्टेमिक फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से भी जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो स्लो होती है। जैसे कि अगर बच्चा चाइल्ड एज में है तो चाइल्ड में क्या होगा कि जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कि वुंड अगर बच्चे को अगर लगता है तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ओके, एंड अगर वही वुंड अगर 75 ईयर्स या तो 85 ईयर्स की एज में अगर किसी को लगता है तो उसमें जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो स्लो होती है, उसका वुंड जो है वो हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देन न्यूट्रिशन, पुअर डाइट अगर होता है किसी का भी पेशेंट का, या जो जिसे वुंड हुआ है, तो उसका न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं है तो भी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो डिक्रीज हो सकती है। देन डायबिटीज की वजह से भी जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो डिक्रीज होती है। देन इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो भी जो फैक्ट ये एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से वुंड हीलिंग की प्रोसेस में अफेक्ट होता है। देन ऑक्सीजनेशन, स्मोकिंग एंड स्टेरॉइड्स। ओके, इसकी वजह से भी जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है उसमें अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ नॉर्मल हीलिंग। ओके, नॉर्मल हीलिंग के कौन कौन से साइंस होते हैं? कि हेल्दी पिंक ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ओके, साइन ऑफ नॉर्मल हीलिंग मतलब कि जो भी जैसे रेगुलर बेस पे, नॉर्मल बेस पे जो वुंड हीलिंग होता है उसमें किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला होगा कि हेल्दी पिंक ग्रेन्युलेशन टिश्यू। जो वहाँ जहाँ पे ग्रेन्युलेशन की प्रोसेस हुई है, जहाँ पे रीडेवलपमेंट हुआ है टिश्यू का, वहाँ पे हमें पिंक कलर की जो टिश्यूज है वो हमें देखने को मिलेगी। देन मिनिमल ड्रेनेज, जो ड्रेनेज है, जो भी वेस्ट कलेक्शन है वो हमें मिनिमल अमाउंट में देखने को मिलेगा। देन डिक्रीज पेन, कि पेन जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा। एंड रिड्यूस स्वेलिंग, की धीरे धीरे करके जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। देन नो फाउल स्मेलिंग, की बैड ऑर्डर जो फाउल स्मेलिंग होती है वो भी जीरो हो जाएगी। एंड एजिस ग्रेजुअली क्लोज, की जो भी वुंड की एजिस है वो भी क्लोज हो जाएगी। ओके, ये थी साइंस ऑफ नॉर्मल हीलिंग। देन उसकी कॉम्प्लिकेशंस, अगर प्रॉपर तरीके से अगर वुंड हीलिंग नहीं होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी? तो इन्फेक्शन, हेमरेज, हिमेटोमा, देन सीरोमा। सीरोमा मतलब कि पेल येलो कलर फ्लूइड। ओके, उसका कलेक्शन है, एक पॉकेट जैसा कलेक्शन है, वो वुंड के ऊपर क्रिएट होता है। देन डेहिसेंस मतलब कि स्प्लिटिंग ओपन ऑफ क्लोज्ड वुंड। ओके, जो स्प्लिट हो जाएगा क्लोज वुंड के ऊपर, क्या होगा कि स्प्लिटिंग हो जाएगा।
ओके, उसको बोलते हैं डेस्सेंस। देन एविसरेशन, एविसरेशन का मतलब कि पुश थ्रू अ सर्जिकल ओपनिंग। जो भी वुंड की वॉल है वहां पे एक पुश होगा। ओके, जो भी वुंड है वो बाहर की तरफ पुश होगा। ओके, इसकी वजह से भी स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन में अगर इंजरी हुई है तो वहां पे ये एविसरेशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। देन हाइपरट्रॉफिक स्कार मतलब कि स्ट्रिक्टली स्टे विथ इन बाउंड्रीज ऑफ वुंड। जो भी हाइपरट्रॉफिक स्कार है कि एक जो यहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ है वहां पे बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा जो एक स्कार है वो वहां पे स्टिक हो जाता है, कि वहां पर ही उसका जो डेवलपमेंट है वो क्रिएट होता है। देन केलॉइड फॉर्मेशन मतलब कि स्प्रेड्स वेल बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द स्किन इंजरी। ओके, जहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ है वहां पे वहां की आजू बाजू की साइड्स जो होती है कि एजिस जो है जिसके बाहर की दूसरी जगह पर भी जो केलॉइड फॉर्मेशंस है वो होता है। ओके, एंड क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड। ओके, कि बहुत ज़्यादा टाइम से अगर उसकी प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट नहीं होती है, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है, तो क्रॉनिक वुंड जो है वो क्रिएट हो सकता है, नॉन हीलिंग वुंड जो है वो हो सकता है। देन नेक्स्ट इज वुंड असेसमेंट। जो वुंड है उसका हम असेसमेंट किस तरीके से करेंगे, तो असेसिंग यूजिंग लोकेशन, कि कौन सी जगह पर वुंड क्रिएट हुआ है उसका लोकेशन क्या है वो हम देखेंगे सबसे पहले। देन वुंड की साइज क्या है, कि वो बहुत ज़्यादा लेंथ उसकी क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, वो उसकी साइज देखनी है। देन उसका शेप देखना है, टिश्यू कौन से टिश्यू में डैमेज हुआ है वो देखना है, एक्सीडेट देखना है, ऑर्डर देखना है, उसमें से अगर फाउल स्मेलिंग है या नहीं वो देखना है, पेन असेसमेंट करना है, सराउंडिंग की स्किन हमें देखनी है, एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन है या नहीं उसका भी असेसमेंट हमें करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डिलेड हीलिंग, कि डिले हीलिंग को, डिले जो हीलिंग हुआ है हो रहा है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कंट्रोल ब्लड शुगर। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उसका ब्लड शुगर हमें मॉनिटरिंग करना है, उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करना है, और वुंड हीलिंग की प्रोसेस को हमें इंक्रीज करना है। देन बैलेंस डाइट जो है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। देन एडिक्वेट हाइड्रेशन, जो है पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना भी हमें ज़रूरी होता है। देन स्टॉप स्मोकिंग, कि स्मोकिंग की वजह से भी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो स्लो होती है, तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है रिगार्डिंग स्मोकिंग। ओके, ओके, मेंटेन हाइजीन। ओके, जो पेशेंट की हाइजीन है, ओरल हाइजीन, जो भी हाइजीन है वो डेली बेसिस पे हमें मेंटेन करनी है। देन रिलीव प्रेशर, जो प्रेशर अल्सर्स अगर हुए हैं तो उसको हमें रिलीव करवाना है, जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह है वो हमें करवानी है। ओके, एंड ट्रीट इन्फेक्शन फ्रॉम प्ले। ओके, जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के मेजर्स जो भी है वो हमें कंप्लीटली फॉलो करने हैं, और इन्फेक्शन को हमें ट्रीट करना है, एंड रेगुलर फॉलोअप, के जो फॉलोअप की प्रोसेस है वो हमें रेगुलर करवानी है। तो नेक्स्ट इज मॉडर्न वुंड ड्रेसिंग, के जो मॉडर्न यानी कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नावडेज कौन कौन से वुंड ड्रेसिंग्स होते हैं, तो सबसे पहला है गोज ड्रेसिंग, जो हमें गॉस्पिस के थ्रू हम जो भी ड्रेसिंग्स करते हैं वो। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट फिल्म, मतलब कि क्या होगा कि एक क्लियर थीन वाइट कलर का एक पैच होगा कि ट्रांसपेरेंट होता है वो, कि उसको हम पेशेंट की जो वुंड है उसके ऊपर लगा के जो हम वुंड हीलिंग की प्रोसेस, जो ड्रेसिंग की प्रोसेस है उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजेल, कि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट टू कीप ड्राई वुंड, कि वो भी एक तरीके का पैच ही होता है, कि जिसमें एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है कि जिसके थ्रू हम जो वुंड है उसे हम ड्राई कर सकते हैं। देन
हाइड्रोकोलॉइड मतलब क्या है कि वाटरप्रूफ सेल्फ एडेसिंग बैंडेज की एक बैंडेज होती है कि एक वाटरप्रूफ होती है कि जिसको हम जो कोई भी वुंड होता है उसके ऊपर जो पेशेंट है वो खुद भी लगा सकता है और वुंड ड्रेसिंग है उसे इजीली कर सकता है। देन फोम ड्रेसिंग की सॉफ्ट हाईली एब्जॉर्बेंट मेडिकल पैड होता है कि जिसके थ्रू जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। जो ड्रेसिंग वगैरह होता है कि उसको मटेरियल में हम उसको यूज कर सकते हैं और जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन एल्गिनेट ड्रेसिंग। ओके, एल्गिनेट ड्रेसिंग क्या होता है कि सॉफ्ट नॉन वोवेन वुंड कवर की वो भी एक तरीके का पैड होता है कि एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको पेन कम होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट की जो भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस है उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन कोलाजन ड्रेसिंग की स्पेशलाइज मेडिकल बैंडेज होती है ये कि जिसको हम जो ड्रेसिंग में यूज करते हैं और जिसके थ्रू हम वुंड हीलिंग है उसे कर सकते हैं। देन नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरापी। ओके, ये एक पूरी थेरापी होती है कि जिसमें एक स्पेशलाइज वैक्यूम पंप जो है उसके थ्रू हम जो नेगेटिव प्रेशर के थ्रू हम जो भी वेस्ट कलेक्शन है वो कर सकते हैं और उसके थ्रू जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो मॉइस्ट हीलिंग एनवायरनमेंट। ओके, जो हीलिंग का एनवायरनमेंट है वो मॉइस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। देन रिड्यूस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है उसके हम रिडक्शन कर सकते हैं। फास्टर हीलिंग, जो हीलिंग की प्रोसेस है उसे हम फास्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखना है, सबसे पहले हमें तो हैंड हाइजीन है उसे कंप्लीटली फॉलो करनी है। एसेप्टिक ड्रेसिंग टेक्निक जो है वो हमें कंप्लीटली फॉलो करनी है। देन पेन असेसमेंट करना है, पेशेंट को कितने अमाउंट में पेन है वो हमें देखना है। देन रेगुलर वुंड असेसमेंट कि कितना वुंड जो है वो हील हुआ है या तो इंक्रीज हुआ है, उसका रेगुलर असेसमेंट जो है वो कंप्लीटली करना है। देन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, जो भी प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स है उसे हमें देना है पेशेंट को। देन हाई प्रोटीन डाइट देना है, विटामिन सी एंड जिंक सप्लीमेंटेशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से जो हीलिंग की प्रोसेस है वो फास्टर होती है। देन पेशेंट एजुकेशन करना है एंड डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट की पूरी जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो सबसे पहले टिश्यू इंजरी, देन हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, रीमॉडलिंग एंड कंप्लीट हीलिंग। इसके हिसाब से जो पूरी की पूरी वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है वो होती है। नेक्स्ट इज समरी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वुंड हीलिंग का कंप्लीट लेक्चर। ओके, कि समरी में क्या है कि इसमें हमने क्या क्या देखा है कि वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्लोरिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। ओके, ये 4 फेजेस के थ्रू हम कंप्लीटली जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है उसको हम डिवाइड करते हैं एंड वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है वो होती है। देन healing is influenced by both local and systemic फैक्टर्स। ओके, जो हीलिंग की प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होती है लोकल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स के थ्रू। एंड प्रॉपर वुंड असेसमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर प्रमोट फास्टर रिकवरी एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस। जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें कंप्लीटली एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि फास्टर रिकवरी है वो आएगी एंड कॉम्प्लिकेशंस है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर वुंड हीलिंग का। और ये है क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं और इसको आपको गो थ्रू हो जाना है। अगर कोई भी डाउट है तो आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।